नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने पैसिव वॉइस का जो बेसिक जो रूल थे पैसिव वॉइस के वो हमने पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल टेंस से, और जो असर्टिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है उनके बारे में पढ़ते हैं कि उनका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो पैसिव वॉइस के कुछ रूल थे जो मैंने बताए थे कि जो सेंटेंस जैसा होता है वैसा ही बनता है, यानी WH वर्ड है तो WH से ही बनेगा। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब वाला तो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस का हमने प्रयोग सीख लिया था कि पैसिव वॉइस कहाँ पर, पैसिव वॉइस की पहचान कैसे होती है। यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करता है, जो कार्य करने वाला होता है उसमें बाई लगाकर उस कार्य करने वाले को लिखा गया है, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, तो वहाँ पर पैसिव वॉइस होता है। और दूसरी पहचान होती है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, डू या डज जब आता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, फर्स्ट फॉर्म। यानी कि सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल यानी सिंपल एक नंबर पर है तो इसका रूल था 1 = 2, यानी कि जो सिंपल चल रहा है वो अपने ही दूसरे टेंस यानी कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब उठाएगा। पास्ट सिंपल है तो पास्ट कंटिन्यूस की यानी वाज वर, फ्यूचर सिंपल है तो फ्यूचर कंटिन्यूस की यानी विल बी और सेल बी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस देखो पैसिव वॉइस में हमेशा, अब जब हम एक्टिव वॉइस जब हमने टेंस पढ़े तो हमने कहा था कि दो टेंस ऐसे होते हैं जिनमें सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होती है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। जब थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जरूरी है। इसलिए जैसे प्रेजेंट सिंपल का है तो 1 नंबर पर है, तो यानी कि ये पैसिव वॉइस में जब इसका बनाएंगे तो चाहे सेंटेंस कोई सा भी हो हेल्पिंग वर्ब हमें मिल जाएगी इज, आर, एम। और पैसिव वॉइस है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के थे, कैसे बनते हैं इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। असर्टिव सेंटेंस में पहला सेंटेंस कौन सा होता है, सिंपल सेंटेंस, और दूसरा है असर्टिव का टाइप है उसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में दोनों आते हैं। हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं, राम हेल्प्स मी, तो ये असर्टिव सेंटेंस है, उसमें सिंपल सेंटेंस है क्योंकि नोट नहीं है। ये सब्जेक्ट है राम, SES हेल्प यानी सहायता करना मेन वर्ब है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट यहां पर काम कर रहा है तो एक्टिव वॉइस है। सहायता, राम मेरी सहायता करता है, तो सहायता करने वाला कौन है, राम। तो राम को मैंने शुरुआत में रखा, प्राथमिकता दी है सब्जेक्ट को, तो ये तो एक्टिव वॉइस है। अब हमें इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो प्रेजेंट सिंपल है, सिंपल का एक ही रूल है 1 = 2, यानी कि प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। और पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो सबसे पहला काम होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट बनाया जाएगा, यानी कि ये मी तो यहाँ आएगा और ये राम है वो यहाँ चला जाएगा। तो अभी यहाँ पर मेन वर्ब कौन सी है, हेल्प्स। जो हेल्प है, हेल्प के बाद में मी आया हुआ है, यानी कि हमने पढ़ा था आई, माई और मी। ये सब्जेक्ट हो तो आई आता, पॉजिटिव केस हो तो माई आता, और ऑब्जेक्ट में क्या आता है, मी। अब ये जो मी है ये अभी तो ऑब्जेक्ट में है। पैसिव वॉइस का पहला रूल क्या है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, यानी अब ये मी है वो सब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा, यानी अब क्या हो जाएगा इसका, आई। समझ में आया होगा क्यों हुआ, क्योंकि अब ये मेन वर्ब से पहले प्रयोग होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो ये यहां से यहां आएगा तो ये हेल्प तो यहीं रह गई, तो मेन वर्ब से पहले है तो यहां पर मी का क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो सबसे पहले यहां हो गया आई,
ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है। उसके बाद में सिंपल सेंटेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है। तो प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, आर और एम। अब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? आई है। तो आई का मतलब कि आई के साथ में आई यानी मैं आई के साथ एम लगाते हैं या इज लगाते हैं? तो आई के साथ तो एम लगाएंगे, इसका मतलब यहां पर हो जाएगा आई एम। उसके बाद में मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब हेल्प यानी सहायता करना। तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगी? हेल्प फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म में ईडी लगा देंगे, थर्ड में भी ईडी लगा देंगे, यानी हेल्प के साथ में क्या लगा देंगे? ईडी, तो हेल्प्ड हो जाएगा। उसके बाद में यहां क्या लगाएंगे? बाई, और यहां पर ये राम है वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो ये कोई संस्कृत तो है नहीं कि राम रामो रामा, यहां पर तो ये राम में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि राम का राम ही रहेगा। राम कोई प्रोनाउन नहीं है, नाउन है, नाउन में कोई चेंज नहीं कर सकते। तो ये पहला सेंटेंस समझ में आया होगा। अब दूसरा है कि हम इसी का ही अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाए प्रेजेंट सिंपल का ही, तो कैसे बनेगा? राम, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है, राम सिंगुलर है तो एस, डज तीसरे स्थान पर क्या लगाएंगे? नॉट। जब डज आ गया तो हेल्प आएगा, हेल्प्स नहीं आएगा, यानी हेल्प्स नहीं कर सकते, यानी हेल्प ही आएगा। डज नॉट हेल्प मी, राम मेरी सहायता नहीं करता है। तो अब हमें सेंटेंस जैसा है वैसा ही बनाना है, तो यहां पर क्या है? नॉट है, तो यानी नेगेटिव सेंटेंस नॉट तीसरे स्थान पर लगाना है। तो वापस वही काम करेंगे, सब्जेक्ट को तो बनाएंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है? मेन वर्ब के तुरंत बाद में। तो मेन वर्ब हेल्प यानी सहायता करना, इसके तुरंत बाद में क्या है? मी, यानी ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये वाला। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो पहले अगर हम यहां से सीखें तो बाई लगा दें, और राम में कोई चेंज नहीं होगा, तो यानी कहने का मतलब है यहां पर लास्ट में बाई राम आएगा, यानी ये तो बन गया ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट बनाएंगे तो वापस वही बात है, ये मी ऑब्जेक्टिव केस है। अब ये सब्जेक्ट में जा रहा है तो मी तो नहीं आ सकता, यानी मी नहीं होगा कि मी एम। अगर मी एम लगा देता हूं तो ये मेन वर्ब तो अभी आएगी हेल्प, यहां पर मान लेते हैं ये थर्ड फॉर्म तो हेल्प्ड ही होती है ना, सॉरी तीसरे स्थान पर नोट लगा दूं, नोट, और बाकी वही रूल है, हेल्प्ड बाय राम। अब देखो मी, ये मी हमें वैसे भी अजीब लग रहा है, वैसे भी हमने रूल पढ़ रखा है कि मेन वर्ब से पहले कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता, यानी कि ये मी गलत है। तो इसका मतलब है क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा? आई एम नॉट हेल्प्ड बाय राम। तो ये दोनों सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है पैसिव वॉइस। अब हम अगले दो सेंटेंस, एक सेंटेंस और पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस असर्टिव था, असर्टिव में दो सेंटेंस पढ़ लिए, सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया। हम और उदाहरण करेंगे इनके आगे। हम इंटरोगेटिव सेंटेंस और पढ़ लेते हैं साथ में, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी कोई चेंज नहीं होता है। एक वू का रूल है, वो वू वाला है, वो चेंज जरूर होता है, बाकी और किसी में कोई चेंज नहीं होता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। इंटरोगेटिव का मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, सबसे आगे आ जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, जिसका आंसर यस और नो में मिलता है, और दूसरा था WH वर्ड। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाला देखते हैं। अभी सेंटेंस लिखा था राम डज नॉट हेल्प मी। ये बताओ ये कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस है नेगेटिव,
अब हमें क्या बनाना है, इंटरोगेटिव। मैंने केवल इंटरोगेटिव बोला, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव बोलता तो प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक दोनों बनाते। तो हम मान लेते हैं, चलो हम इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों ही बना देते हैं साथ में, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे, नोट भी लगाएंगे। तो इसी सेंटेंस में क्या चेंज करेंगे कि इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव बन जाए। तो हम इस हेल्पिंग वर्ब को तो यहां ले आएंगे और राम को यहां ले जाएंगे। अभी ये एक्टिव वॉइस में कैसे पता चला, डज आया हुआ है तो तातेती लगेगा। राम मेरी सहायता नहीं करता है, प्रेजेंट सिंपल है तो ता है ती है, राम मेरी सहायता नहीं करता है। अब हमें इसका इंटरोगेटिव बनाना, तो क्या करेंगे, हम डज को शुरुआत में लगा देंगे और राम को यहां लगा देंगे और नोट यहीं पर रहेगा, हेल्प मी। अब मैं यहाँ फुल स्टॉप लगा सकता हूँ, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में है तो साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। तो यहाँ पर लगा दिया साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा है वैसा ही रहेगा। हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो डज तो हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट कौन है, राम। सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो सबसे पहले यहां पर हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब डू और डज किसमें, 1 बराबर 2 यानी इज आर एम में। तो अभी हमें पता नहीं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, अभी तो राम था तब डज आया था, अब ये डू और डज इज आर एम में चेंज होगा। तो अब हमें यहाँ पर पता नहीं कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, तो पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि दूसरे स्थान पर आएगा ना सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट दूसरे स्थान पर है तो ऑब्जेक्ट भी यहीं पर ही आएगा, यानी राम की जगह यहाँ पर मी आने वाला है। तो हम मी को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मी ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव केस पढ़ लिया हमने, क्या हो जाएगा, आई। अब देखो यहाँ पर राम की जगह आई हो गया है, क्योंकि राम मी की जगह जाएगा। तो आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि राम था तब डज लगाया, अगर वी होता तो डू लगाते। अब यहां पर क्या है, आई, तो डू डज किसमें, 1 बराबर 2 यानी इज आर एम में। तो बताओ आई के साथ क्या लगाते हैं हम, एम लगाते हैं। इसका मतलब है यहां पर डज की जगह क्या हो गया, एम। क्यों, क्योंकि आई के साथ एम लगता है, एम आई। यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे यहां पर जैसा है वैसा ही है तो यहां पर नोट रहेगा। उसके बाद ये तो फर्स्ट फॉर्म है, जबकि पैसिव वॉइस में क्या यूज की जाती है, थर्ड फॉर्म। तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड बाई राम। एम आई नॉट हेल्प्ड बाई राम, क्या मेरी सहायता राम के द्वारा नहीं की जाती। बाई का मतलब के द्वारा, यहां पर बाई का मतलब के द्वारा है, और उसमें क्या था, फ्यूचर परफेक्ट में हमने तक पढ़ा था। तो ये अब पैसिव वॉइस क्यों है, कैसे पता चला, तो कई रीजन है। एक तो ये रहा, बाई आया हुआ है, बाई के बाद में नाउन आया हुआ है, प्रोनाउन आ सकता है। दूसरा कारण है कि जब इज आर एम आता है तब तो आईएनजी फॉर्म आती है, जबकि यहाँ पर तो थर्ड फॉर्म आई हुई है। इसका मतलब हमारा जो सब्जेक्ट आई है वो खुद कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या है, पैसिव वॉइस है। यानी सहायता करने वाला कौन है, राम। तो राम को मैंने शुरुआत में नहीं लिखा, लास्ट में लिख दिया। इसका मतलब है कि जब हमने सब्जेक्ट को प्राथमिकता नहीं दी है तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब वाला समझ में आ गया होगा। सभी टेंस के इसी प्रकार बनेंगे। हम एक टेंस को लेकर चलें तो चले भले, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूज हो, सब में इसी प्रकार का यही रूल लागू होगा। हमें बस रूल क्या याद रखना है, ये वाला ही याद रखना है, सब में यही रूल लागू होगा। 3 बराबर 3, साथ में बीन, और 4 बराबर नो चेंज। नो चेंज का मतलब 4 नंबर पर कौन सा टेंस आता है, परफेक्ट एंड कंटिन्यूज। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज, सभी के अगर पैसिव वॉइस दे रखे हैं, एक्टिव वॉइस में वाक्य दिया हुआ तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, नीचे लिख देंगे आंसर में नो चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो अब और बनाते हैं, एक WH वर्ड का और रहा है, तो WH वर्ड का 1-2 सेंटेंस हम इसी में ही बनाते हैं। हम वू से नहीं बनाएंगे और वोम से नहीं बनाएंगे, क्योंकि वोम और वू का अलग रूल है। जैसे मैंने लिखा
व्हाट डज ही, वाई डज ही राइट ए बुक। ये एक वाक्य लिख दिया हमने। कौन सा टेंस है? डज आया हुआ है, साइन ऑफ इंटरोगेशन है। डज आया हुआ तो डज कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होगा? इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। रूल क्या है? जैसा है वैसा ही रहेगा। यानी यहाँ पर WHY है तो Y का WHY का WHY ही रहेगा, यानी कि Y का Y लिख दिया। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। अब यहाँ पर तो डू डज है, ये डू डज किस में चेंज होता है? 2 नंबर में, इज आर एम में। यानी यहाँ पर या तो इज आएगा या आर आएगा या फिर एम आएगा। इज आर एम में से कौन सा आएगा ये काम डिसाइड होगा। अब हमारा जो नया सब्जेक्ट है, यानी जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने सब्जेक्ट बनाया उसको देखते हुए, तो ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। राइट यानी लिखना, ये क्या है? मेन वर्ब है। और ये क्या है? ए बुक, एक किताब नाउन है, इसका मतलब मेन वर्ब के तुरंत बाद में, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। कहने का मतलब है ही तो यहाँ पर चला जाएगा और ए बुक यहाँ पर, यानी कि अब हेल्पिंग वर्ब है वो ही को देखते हुए नहीं, ए बुक को देखते हुए आएगी। तो यहाँ पर है सब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऑब्जेक्ट क्या था? ए बुक। तो यहाँ लिख दिया हमने ए बुक। तो ए बुक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में एस फॉर सिंगुलर इसका ही प्रयोग किया जाएगा। इसका मतलब है यहां आएगा इज। यहां तक समझ में आ गया होगा। जैसा है वैसा ही रहा। WHY डू डज किस में चेंज होता है? इज आर एम में। इज क्यों आया? क्योंकि अब हमारा नया सब्जेक्ट क्या है? ए बुक। ए बुक क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज ही लगाया जाता है। उसके बाद में राइट लिखा हुआ है। राइट ये तो फर्स्ट फॉर्म है, जबकि पैसिव वॉइस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। यानी कि यहां लिख देंगे राइट की थर्ड फॉर्म, राइट रोट रिटन। यहां क्या हो जाएगा? रिटन। उसके बाद में ए बुक तो यहां है, तो यहां क्या आया? ही आया ना। तो ही तो क्या है? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस मेन वर्ब से पहले आता है, जबकि मेन वर्ब आ चुकी है, अब आ रहा है, तो बाय ही नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो गलत हो जाएगा। मेन वर्ब के बाद में तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही का ही, हिज, हिम। ये हमने पहले पढ़ लिए हैं, ही, हिज, हिम। तो यहां पर हिम हो गया है। तो आपको ये समझ में आए होंगे। अगर फिर भी ये हिम कैसे हो रहा है तो मैं यहां पर आपके चार्ट बना देता हूं कि अगर सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या हो? आई हो, तो पैसिव वॉइस में जब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का क्या हो जाएगा? मी। उसी प्रकार अगला रूल इसी को ही चेंज कर देते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो? हमारा ऑब्जेक्ट मी हो और उसको हम सब्जेक्ट बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा? आई। आपस में तो चेंज हो रहे हैं। पहले हमने हेल्प मी, तो मी को हमने सब्जेक्ट में चेंज किया तो क्या हो गया था? आई हो गया था। यानी आपस में इंटरचेंज का साइन लगा दूं कि ये यहां पर अगर आई है तो मी हो जाएगा और मी है तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। उसी प्रकार फर्स्ट पर्सन में दूसरा कौन सा है? वी। तो वी का क्या हो जाएगा? अस। और अस है तो वी। ये हो गया फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू। तो यू का केस क्या होता है? यू, योर, यू। यानी यू का तो यू ही रहेगा। वापिस यू बनाएंगे तो इसका भी यू ही हो जाएगा। ये हो गया ये केस। फिर थर्ड पर्सन में कौन आते हैं? ही, सी, इट और दे। तो ही सब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या होगा? ही, हिज, हिम। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम। और हिम है तो इसको सब्जेक्ट बनाया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? ही। उसके बाद में सी है, सी, हर, हर। तो वापिस हर का क्या हो जाएगा? सी। इट है तो इट, इट्स, इट। यानी इट का तो इट ही रहेगा, वापिस इट हो जाएगा। और दे का क्या होता है? देम, दे, देर, देम। देम है तो क्या हो जाएगा? दे। यानी इसी प्रकार से चेंज होगा।
ये हमने प्रोनाउन में पढ़ लिए थे, मैंने पहले ही बताया था पैसिव वॉइस में काम आएंगे और पैसिव वॉइस से भी ज़्यादा काम हमारे नरेशन में आएंगे। जब हम नरेशन करेंगे तो हमें ये प्रोनाउन संबंधित जो रूल हैं ये थोड़े कंफ्यूज करेंगे, हम भूल जाएंगे उस समय। तो ये आपको आपकी नोटबुक में लिखे हुए हैं, ये देख लो एक बार पुनः, फिर हम और सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल के। अभी शुरुआत की क्लास है इसलिए हम थोड़े प्रेजेंट वगैरह टेंस को पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल को। जब हमारे 1-2 क्लास हो जाएगी तो हम सभी टेंस के जितने भी सेंटेंस हैं उन सबको साथ में ले लेंगे। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब याद है, अगर आपको टेंस की पहचान याद है और आपको ये रूल याद है कि 1 बराबर 2 यानी कि ये इसमें चेंज होता है, ये इसमें चेंज होता है, तो पैसिव वॉइस 2 या 3 क्लासों में पूरे हो जाते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, सी वॉशेज क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ्स यानी कपड़े, इन द बाथरूम। तो ES लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, प्रेजेंट सिंपल है। इसका मतलब है हिंदी अर्थ क्या होगा, वह बाथरूम में कपड़े धोती है, यानी जो कपड़े धोने का काम है वो बाथरूम में करती है, ती है। इसका मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। हमें इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस है, कैसे पता चला, टेंस से पता चल रहा है पहली बात। दूसरी बात है कि वह धोने का काम, कपड़े धोने का काम कौन करती है, वही करती है, लड़की है, और हमने उसको ही सबसे पहले रखा है। इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट खुद कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, सी, ये सब्जेक्ट है, ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, बाई हर होगा। शुरुआत में है, हम सीख रहे हैं, तो बाई हर होगा। कैसे हुआ ये बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद वास यानी धोना, कपड़े धो रही है, धोती है, तो वास मेन वर्ब है। मेन वर्ब ये कौन सी फॉर्म है, 5वीं फॉर्म है। पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म होती है, 3rd फॉर्म, यानी वास की 3rd फॉर्म हो जाएगी, ईडी लगा देंगे, वास्ड। एक एक काम हम करते जा रहे हैं। उसके बाद में क्लोथ क्या धोती है, क्या धोती है। देखो अब आपको यहां से कंफ्यूजन शुरू होगी क्योंकि मैंने एक एडिशनल जानकारी लिख दी है। यहां पर हमें ऑब्जेक्ट पकड़ना है। ऑब्जेक्ट क्या है, आप पहले ही बताया कि सब्जेक्ट को, मेन वर्ब को प्रश्न पूछ लो, क्या धोती है, उत्तर आया कपड़े। अब कपड़ों को प्रश्न पूछा कि कहां धोती है, तो यानी कपड़े धोने का स्थान बताया गया, यानी ये इन द बाथरूम, ये इन किसके लिए है, इस बाथरूम के लिए। इसका मतलब ये एक एडिशनल जानकारी है, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। ये तो इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है कि कपड़े धोने का कार्य कहां होता है, बाथरूम में। और फिर भी समझ में नहीं आए तो प्रीपोजिशन लगा हुआ आएगा, उसको आप वहीं से छोड़ देना, जहां पर है वहीं रहने देंगे, जैसा है वैसा ही रखेंगे। तो पहला ये क्लोथ्स ही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इन द बाथरूम नहीं है। ये तो अतिरिक्त जानकारी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। कपड़े धोती है, कहां धोती है, बाथरूम में। यानी वर्ब को प्रश्न पूछा क्या धोती है, तो केवल उत्तर आ रहा है कपड़े। फिर कपड़ों को प्रश्न पूछा कि कहां धोती है, तो ये अतिरिक्त जानकारी है कि वह कहां धोती है, बाथरूम में। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्लॉथ। इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद में इन द बाथरूम क्या है, ये एक अतिरिक्त जानकारी है। ये क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। जैसे हम वाक्य लिखते हैं तो हम डॉट डॉट लगाते हैं लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद में, ये वो डॉट डॉट है, यानी ये अतिरिक्त जानकारी है। इसका मतलब हम इसको यहां पर छेड़ेंगे नहीं, जहां पर है वहीं रहने देंगे। तो अब हम वाक्य बनाएं। सबसे पहला काम क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो वाक्य सिंपल है, यानी शुरुआत में सब्जेक्ट आएगा। तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, क्लोथ्स। तो CLOTHES। एस फॉर सिंगुलर तो नहीं है, ये नाउन है। नाउन में SEIS लगता है तो प्लूरल हो जाता है। इसका मतलब क्लोथ यानी कपड़ा, एक कपड़ा है, और ये लगोगे कई सारे कपड़े। यहां पर आएगी हेल्पिंग वर्ब, इसमें आती नहीं है, लेकिन 3rd फॉर्म लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी। तो वास की 3rd फॉर्म क्या है, वास्ड। अब तो वास्ड 3rd फॉर्म है। अगर केवल वास्ट लिखता हूं और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाता हूं तो कौन सा टेंस हो जाएगा,
पास्ट सिंपल, क्योंकि उसमें सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। तो अभी तो वास्ड है, थर्ड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? क्लॉथ है। क्लॉथ प्लूरल है, सिंगुलर है, तो प्लूरल है तो प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है? 1 बराबर 2 में इज आर एम। तो इज आता है सिंगुलर के लिए, आर किसके लिए आता है? प्लूरल के लिए, एम किसके लिए आता है? आई के लिए। तो यहां पर क्या लगाएंगे? आर। क्लोथ्स आर वाश्ड। उसके बाद में यहां तक काम हो गया, ये क्लॉथ यहां, तो सी यहां पर आ गया तो लगा दिया बाई, बाई लगाएंगे। और अब मेन वर्ब के बाद में सी आ रहा है तो सी किस में चेंज होगा? हर में, तो यहां कर देंगे हर। अब बताओ बची हुई चीज क्या है? इन द बाथरूम, तो यह यहां पर लगा देंगे बाई हर इन द बाथरूम। हमारी सबसे ज्यादा मिस्टेक्स एडिशनल इंफॉर्मेशन में होती है। कई सारे बच्चे हैं वो इनको ये मान लेते हैं कि इन द बाथरूम हमारा सब्जेक्ट बनेगा, ये नहीं बनेगा, मेन वर्ब के तुरंत बाद वाला बनेगा। तो ये वाक्य आपको समझ में आया होगा। अब आपको कोई कह दे कि नेगेटिव बनाओ, तो हमें वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव बनाएंगे, पहले हम एक्टिव वॉइस को नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? सी है तो यहाँ क्या हो जाएगा? डज, यहाँ हो जाएगा नोट। जब डज आ गया तो वास की फर्स्ट फॉर्म वास आएगी, तो इसमें नोट आ गया, चेंज तो नोट का ही है। हेल्पिंग वर्ब तो सिंपल सेंटेंस में भी आ रही थी, पैसिव वॉइस में। तो हम क्या करेंगे? तीसरे स्थान पर यहाँ पर क्या लगा देंगे? नोट लगा देंगे। बस इतना सा ही चेंज हमें करना है। अब कह दिया कि इंटरोगेटिव बनाओ, इंटरोगेटिव बनाया तो क्या हो गया? इसमें हमने डज आगे लिख दिया तो इसमें जैसा है वैसा ही रहेगा, तो ये आर यहां पर लिख देंगे और साइन ऑफ इंटरोगेशन लग जाएगा पीछे। यानी कि यही इस टेंस में इन पैसिव वॉइस में होता है। मेन यही है। उसके बाद में कुछ मॉडलर जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो है, आपको ये समझ में आए होंगे। और हम कुछ उदाहरण कर लेते हैं। अगर हम चाहें तो प्रत्येक टेंस का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, अगर रूल याद है तो। सब में यही रूल काम करेगा। हम 1-2 सेंटेंस बनाते हैं और आप अपनी कॉपी में मेरे साथ बनाने की कोशिश करना, तो लग जाएगा कि शायद हर टेंस की बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं अगर एक सेंटेंस लिखूं, अभी तो हम प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे हैं, अब मैं सेंटेंस लिखूं पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का एक सेंटेंस लिख रहा हूं। पास्ट परफेक्ट का मतलब है वाक्य में क्या लिखा हुआ आएगा? हेड, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट हम ले रहे हैं, हम प्रेजेंट सिंपल रहे हैं, लेकिन देखें कि हमें आते हैं कि नहीं आते हैं। तो पहले ये बताओ, ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में आती है, तो बताओ पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कौन से नंबर पर आता है? 3 नंबर पर। तो 3 का क्या रूल है? 3 बराबर 3, साथ में क्या लगाना है? बीन। यानी हेल्पिंग वर्ब तो हेड ही रहेगी, साथ में क्या लग जाएगा? बीन लगा देंगे। वाक्य लिखते हैं, सी हेड वास। सही है क्या वास? नहीं, ये वॉश जो है वो गलत है। क्यों? ये तो फर्स्ट फॉर्म है, जबकि हेड के बाद में तो थर्ड फॉर्म आती है। यानी मैं यहां क्या लगा दूं? ईडी। सी वॉश्ड, सी हैड वॉश्ड क्लॉथ इन द बाथरूम। तो हमें पता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ये पिछला वाक्य हमने इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। यानी हिंदी अर्थ क्या होगा कि वह बाथरूम में कपड़े धो चुकी थी। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो चुका, चुकी, चुके परफेक्ट में, और पास्ट तो था, थे, थी। तो वह बाथरूम में कपड़े धो चुकी थी। हमें इसका क्या बनाना है? तो उसने धोने का काम किया तो एक्टिव वॉइस है। अब हमें इसका बनाना है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे कि जैसा वाक्य वैसा ही बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ये मेन वर्ब है वाश्ड, क्या धो चुकी थी? कपड़े। इतना ही आंसर है। इसका मतलब ये तो एडिशनल जानकारी है। तो सबसे पहले
सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ सी की जगह क्या हो जाएगा, CLOTHES। अब क्लोथ्स क्या हो गए, प्लूरल, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, 3 बराबर 3 सब में हेड ही आएगा। इसका मतलब है यहां लगा देंगे हेड, साथ में क्या लगा देंगे, 3 बराबर 3 साथ में बीन है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो परफेक्ट में तो सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमेशा ही कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म ही आती है। यानी कि यहां कर देंगे वास्ड, उसके बाद क्लोथ तो यहां चले गए तो यहां क्या आ गया था, सी, तो सी से पहले हम क्या लगाएंगे, बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर, फिर इन द बाथरूम। तो शायद ये आपको समझ में आया होगा। अगर हमें बार बार बता रहा हूं जैसा है वैसा और ये रूल याद है तो हमें एक एक टेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चार बराबर 9 चेंज। इसका मतलब है अगर अब मैं यहां पर लिखूं कि ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो आप इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? तो आप ये देखोगे वाज कौन से टेंस में, वाज प्लस आईएनजी कौन से टेंस में, पास्ट कंटिन्यूज में। अगर आपको टेंस की पहचान है तो पास्ट कंटिन्यूज, कंटिन्यूज कौन से नंबर पर आता है, 2 नंबर पर। तो 2 नंबर पर 2 बराबर 2 यानी कि हेल्पिंग वर्ब तो यही, इसका एक भाई और है वर, कि हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी वाज या वर। लेकिन इस आईएनजी नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो 2 बराबर 2 साथ में क्या ऐड कर देंगे, बीइंग कर देंगे। ये चेंज हो गया, पैसिव हो जाएगा। तो ये एक सरल चीज है। फिर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के, प्रेजेंट परफेक्ट के जितने भी हैं वो 1 दिनों में पढ़ लेंगे। ये आपको इतने समझ में आए होंगे, इतने ही रूल हैं पैसिव वॉइस में। फिर उसके बाद में जो इंपेरेटिव सेंटेंस और जो मॉडल है वह अलग से आएंगे, उनके कुछ रूल हैं, वो भी इजी ही है। एक गोइंग टू की वर्ब है, एक हैव टू की वो वर्ब है, वो हमें वर्ब पढ़नी है, उनकी भी एक ही स्कीम है कि इसमें ये लगाना है। तो इतना सा ये आपको समझ में आया होगा। और कुछ अभ्यास आप अपने घर पर करना है, 4, 5, 10 सेंटेंस आपको बनाने हैं कोई से भी, जिनके आपको क्या करने हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कल हम आगे पढ़ेंगे इससे आगे। हम कल प्रेजेंट के जितने भी वाक्य हैं, जो कुछ उदाहरण हम अपने आप उन सब टेंस का, प्रेजेंट का, वो सभी के सभी हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। फिर WH वर्ड भी अभी पढ़ा था, वैसे कल और पढ़ेंगे। एक वो का जो रूल है, एक डबल ऑब्जेक्ट का जो रूल है, वो हम आराम से अलग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।